हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द 6th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस चैप्टर्स ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने बात किया था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड इलनेस के बारे में, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है, हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, और बहुत सारे कॉजेस, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ओके तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ डिजीज। हम लोगों ने जो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में। आखिर जो बीमारियां होती है उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है डिजीज को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि इस तरीके को हम लोग मानेंगे कि ये डिजीज है। ओके तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है हम लोग सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ डिजीज। तो यहां पर एक लाइन है जो कि सिंपल तरीके से बोला गया है, जैसा कि जो है हेल्थ में बोला गया था। तो यहां पर कहा है कि डिजीज इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ हेल्थ। डिजीज का मतलब यह नहीं होता है कि इंसान जो है अगर हेल्थ नहीं है तो वो डिजीज्ड है। ओके सिर्फ इतना ही मतलब नहीं हो सकता है। हाँ, इंसान का अगर हेल्थ खराब है वो डिजीज तो है, उसके अंदर डिजीज है, लेकिन सिर्फ इतना ही जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इंसान को जो है अगर ऐसा है तभी जो है वो डिजीज है। अब यहां पे कह रहा है बट रेदर ए डिस्टिंक्ट पैथोलॉजिकल कंडीशन डेट हेज। अब यहां पर जो है अगर उसके बॉडी में किसी भी तरीके का जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा कंडीशन जो कि उसके बॉडी के फंक्शन को जो है सही तरीके से काम करने में जो है रोक रहा है। ओके उसका बॉडी का कोई एक सिस्टम जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? अब यहां पर बोल रहा है कि यहां पर बहुत सारी चीज हो सकते हैं, हो सकता है कि उसके कोई एक टाइपिकल काज हो, कोई पार्टिकुलर काज है, कोई पार्टिकुलर इटियोलॉजी है जिस कारण से ये चीजें हो रही है। नेक्स्ट करा है कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस अगर यहां पर देखने को मिल रहा है। अब पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट हैपन इन द बॉडी, मींस अगर बॉडी में जो है किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो जब वो बॉडी में एंटर किया तो एंटर करने के बाद किस किस तरीके की चीज वहां पर देखने को मिल रहे थे। मींस हो सकता है कि वो बैक्टीरिया और वायरस जो है सांस के माध्यम से हमारे लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद जो है वहां पर जो है डिवाइड करना शुरू कर दिया, या फिर और भी अलग अलग तरीके की चीज जो है वहां पर देखने को मिल रहे होंगे। दैट्स ऑल आर द पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। मींस कौन से प्रोसेस से जो है हमारे बॉडी को वो बीमार कर रहा है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि क्लिनिकल फीचर्स, अगर जो है वो सारे चीज जो है तुम्हारे बॉडी के अंदर गए हैं, कुछ भी सिचुएशन हुआ है, तो वहां पर उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या साइंस दिख रहे हैं उस पार्टिकल कंडीशन के होने के बाद। नेक्स्ट कह रहा है कि उसका एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न क्या है। एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न का मतलब क्या है कि किस टाइम में हुआ है, किस जगह पे हुआ है, और किस पर्सन को जो है वो प्रभावित कर रहा है। दैट्स ऑल आर द एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न। और इससे पहले वाले जो 1 से 2 लेक्चर पहले हम लोग देखे थे, तो वहां पर हम लोग देखे थे एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट क्या मॉडल, और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई डिजीज होता है तो वहां पर 3 फैक्टर काम करते हैं। किसी पार्टिकुलर एजेंट के माध्यम से, हो सकता है कि वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जो भी चीज हो सकते हैं। एक होस्ट हो सकता है जिसको जो है वो प्रभावित करेगा, और एक इन्वायरमेंट होता है, अगर वो होस्ट जो है उस इन्वायरमेंट में आता है और वो एजेंट भी उस इन्वायरमेंट में आएगा, तो तीनों का मिक्सर जब एक जगह पे होता है तभी वो इंसान जो है उस डिजीज से प्रभावित हो जाता है। ओके तो इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने देखा था। तो यहीं पर सिंपल सा बात कर रहा है कि हम लोग डिजीज को सिर्फ इतना नहीं बोलेंगे कि अगर एक इंसान का हेल्थ खराब है तो हम लोग उसको बोल दिए कि वो डिजीज में है। ये सिर्फ इतना सा मतलब नहीं होता है। यहां पर जो है डिस्टिंक्ट पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलेंगे, तब जाके बोलेंगे कि हाँ उस इंसान को डिजीज हुआ है। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। जो हेल्थ एंड डिजीज है उसका स्पेक्ट्रम क्या है, एक खाका क्या है, एक रंगीन खाका का बात करें कि हाँ हम लोग जो है इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ उसका जो है हेल्थ एंड डिजीज खराब है, या फिर हेल्थ एंड डिजीज का स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब यहां पे कह रहा है कि इमेजिन करना एक लाइन को। अब ये चीज जो है सिर्फ उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोगों ने हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम को देखा था। तो यहां पर कहा है कि एक लाइन को तुम्हें इमेजिन करना है, हम लोगों ने एक लाइन को इमेजिन कहा। अब यहां पर कह रहा है कि ऑप्टिमल हेल्थ, एक एंड में जो है यहां पर देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है?
ऑप्टिमल हेल्थ देखने को मिल रहा है। और यहां पे कह रहा है कि अदर हिंद में जो है सीरियस डिजीज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? एक सीरियस डिजीज देखने को मिल रहा है। हो सकता है वो कैंसर हो सकता है वो हार्ट की बीमारियां हो सकता है कि वो किडनी के डिजीज हो, तो कुछ भी चीजें हो सकती है। अब यहां पर कह रहा है इन बिटवीन देयर इज ए बॉर्डर लाइन और सब क्लिनिकल कंडीशन, इसके बीच में जो है एक बॉर्डर लाइन एंड सब क्लिनिकल कंडीशन होते हैं जहां पर इंसान माइल्ड इलनेस होता है। ओके, माइल्ड इलनेस का मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो इंसान किसी तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स को शो नहीं कर रहा हो, लेकिन हाँ वो इंसान के अंदर बीमारियां हो सकता है कि उसके रिपोर्ट जो है वो सारे के सारे जो है निगेटिव शो कर रहे हो, लेकिन वो जो है एंजाइटी में हो सकता है वो स्ट्रेस हो सकता है कि उसको डायबिटीज हो, उसको हाइपरटेंशन हो, लेकिन अभी उतना ज्यादा मात्रा में नहीं गया है कि साइन एंड सिम्टम्स जो है शो करना शुरू कर दिया है। तो यहीं पे कहा गया है कि इन बिटवीन बॉर्डर लाइन एंड सब क्लिनिकल कंडीशन माइल्ड इलनेस अर्ली डायबिटीज हो सकता है, माइल्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, मे नॉट बी नोटिस्ड, जिसको हम लोग नोटिस नहीं किए हैं। तब यहां पर क्या होगा, ना तो वो इंसान जो है सीरियस डिजीज कंडीशन में है और ना वो इंसान जो है ऑप्टिमम हेल्थ कंडीशन में है। वो इंसान इस दोनों के बीच में जो है कहीं भी हो सकता है कि वो इंसान यहां पे हो थोड़ा बुरा जो है क्रोनिक कंडीशन में है, हो सकता है कि बिल्कुल हेल्दी सा लग रहा हो, सिर्फ सिम्टम्स हल्का फल्का तो हो सकता है कि वो जो है यहां पर हो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक इंसान जो है इस दोनों के बीच में कहीं पर रहेगा, ना वो जो है सीरियस डिजीज कंडीशन में रहेगा, ना जो है वो ऑप्टिमम हेल्थ के कंडीशन में रहेगा। ओके, अब यहां पे कह रहा है एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया गया है ए पर्सन विद हाई ब्लड प्रेशर, एक पर्सन है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, मींस हाइपरटेंशन है, बट नो सिम्टम्स, उसके अंदर जो है किसी तरीके के सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, मे लुक हेल्दी बट एक्चुअली लाइज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो यहां पर इंसान जो है देखने में हेल्दी लग रहा है, ठीक है, इंसान जो है देखने में हेल्दी तो लग रहा है, लेकिन वो ऑप्टिमम हेल्थ को प्राप्त नहीं किया है। वो इस लाइन के बीच में कहीं भी अस्थिर हो सकता है कि पार्टिकुलर यहां पर तुम्हें देखने को मिल जाए, हो सकता है पार्टिकुलर तुमको यहां देखने को मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, लेकिन इस दोनों जगह पर तो बिल्कुल भी जो है तुमको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड दैट्स द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पे कहा गया कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीज। जो हमारे हेल्थ हैं, जो हमारे डिजीज हैं, वहां पर ऐसे कौन कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं। यहां पर कहा गया है कल्चर का मतलब क्या होता है, तो कल्चर का मतलब होता है शेयर्ड लाइफ स्टाइल। हम किस लाइफ स्टाइल में जीते हैं, हम किस तरीके के खाना खाते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से हमारा जो है जीवन चल रहा होता है, हम लोग क्या चीज में बिलीव करते हैं, हम लोग क्या चीज को प्रैक्टिस करते हैं, मींस हमारा कम्युनिटी जो है क्या चीज को प्रैक्टिस करता है, ये सभी जो है कल्चर कहलाता है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि इट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल सी डिजीजेस, इट्स काउजेस एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब यहां पे कह रहा है कि उसी के हिसाब से जो है एक इंसान इन्फ्लुएंस होता है कि वो डिजीज को किस तरीके से देखता है। ओके, अब डिजीज हुआ है तो हो सकता है कि वो मानेगा कि ये भगवान का क्रस है, मीन हो सकता है उसको लगेगा कि भगवान ने इसको श्राप दे दिया है, किसी तरीके का जो है भूत है, प्रेत है, पिचास है, ऐसा भी लग सकता है। जो मुस्लिम वाले होंगे उसको लगेगा कि इसको जिन चढ़ गया है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो अच्छे इंसान होंगे, जो पढ़े लिखे इंसान होंगे, उसको लगेगा कि कोई कारण है, कोई ना कोई कॉजेज है, रिस्क फैक्टर है जिस वजह से इसको हुआ है, तो इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, तो अलग अलग तरीके के मानसिकता जो है अलग अलग तरीके के फैमिलीज में, अलग अलग तरीके के कम्युनिटीज में हमें देखने को मिलता है। तो यहीं पे कहा गया कि ये सारे जो कल्चर होते हैं, उसके लाइफ स्टाइल होते हैं, उसके बिलीफ होते हैं, उसके कम्युनिटी होते हैं, वो एक इंसान को इन्फ्लुएंस करता है कि वो बीमारी को किस तरीके से देखते हैं, उसके काउजेस को किस तरीके से देखते हैं, और उसके ट्रीटमेंट को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से करवाना चाहते हैं। ओके, अब यहीं पर जो है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ एटियोलॉजी एंड क्योर। एक जो डिजीज है उसके एटियोलॉजी क्या है, मीन उसके कारण क्या है, और उसको किस तरीके से क्योर करना है, उसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है यहां पर जब बात कर रहे हैं तो दो तरीके के कॉजेस के बारे में इंसान सोचता है। ओके, अब ये दो तरीके के जो कॉजेज हैं वो किस तरीके के होते हैं। पहला होता है सुपर नेचुरल कॉजेज। क्या है? सुपर नेचुरल कॉजेज। अब सुपर नेचुरल कॉजेज का मतलब क्या होता है कि इंसान को लग रहा है कि ये मेरा गलती नहीं है, ये बैक्टीरिया और वायरस के कारण नहीं हो रहा है, ये मेरे को जो है भगवान का दंड है, ये जो है अल्लाह का दंड है, मैंने कुछ गलत काम किए थे, इस कारण से मेरे को ये सारी चीज जो है मिल रहा है, तो मेरे को ये भोगना ही पड़ेगा।
ओके, यहां पर कह रहा है कि मेनी सोसाइटीज बिलीव डिजीज अकर ड्यू टू गॉड्स वर्थ एंड द पास्ट सीन एंड इविल्स आई और स्पिरिट। उसको ऐसा लगता है कि ये जो है भगवान का दंड है, उसको लगता है कि हमने बुरे कर्म जो है पिछले वाले जन्म में किए होंगे तो उसके कारण यहां पर मिल रहा है, या फिर किसी इविल का आई है, किसी का नजर लग गया है, या फिर किसी जो है भूत प्रेत का जो है यहां पर चीजें जो है देखने को मिल रही है, ऐसा जो है लोग मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया गया है, इन विलेजेस मेंटल इलनेस में भी लिंक्ड टू इविल स्पिरिट्स रेदर देन ब्रेन केमिस्ट्री। अब जो यहां पर तुम लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा मात्रा में कि जब सोसाइटी में किसी का दिमाग खराब होता है, अगर उसके अंदर जो है मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पर लोग जो है अधिकतर क्या सोचते हैं कि ये इंसान पागल हो गया है, ये इंसान का दिमाग खराब हो गया है क्योंकि इसको भगवान का श्राप मिला है, इसने बुरे कर्म किए होंगे, या फिर उसको लगता है कि इसको जो है कोई भूत प्रेत जो है वश में कर लिया है, इस कारण से ये पार्टिकुलर चीज कर रहे हैं। हो सकता है वो बैठे बैठे जो है हंसना शुरू कर दे, या फिर जो है वो हंसते हंसते जो है किसी को थप्पड़ लगा दे, तो यहां पर क्या कहेगा लोग कहेंगे कि इसको भूत प्रेत जो है वश में कर लिया है और उसको जो है टोना टोटका के माध्यम से जो है ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जो हमारे ब्रेन के केमिस्ट्री है वो अगर डिस्टर्ब होता है तो ये सारी चीज जो है देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहां पर पहला होता है सुपर नेचुरल कॉजेज, जो कि लोगों को लगता है। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर होता है फिजिकल कॉजेस। हो सकता है कि वो जो है वेदर की वजह से हो, है ना, सर्द गर्म हो रहा है इस कारण से हुआ हो, इम्प्योर वाटर ले रहा है, जो गंदगी वाला वाटर है उसको कंज्यूम कर रहा है तो इस कारण से हो रहा है, या फिर बेड ब्लड के कारण यहां पर देखने को मिल रहा है, ब्लड तुम्हारा जो है विशुद्ध हो गया है, इस कारण से यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे एग्जांपल यहां पर देखने को मिलता है कि कोल्ड एयर कॉजेज निमोनिया इज ए कॉमन बिलीफ। ऐसा जो है कॉमन बिलीफ होता है कि जो कोल्ड एयर होता है उस कारण से निमोनिया होता है। ओके, तो दो तरीके के कॉजेस यहां पर देखने को मिलते हैं, पहला होता है सुपरनेचुरल कॉजेस, सेकंड होता है फिजिकल कॉजेस। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब होता है क्लीन होम, क्लीन सराउंडिंग, क्लीन फूड एंड वाटर इज इक्वल टू फ्यूअर डिजीज। अगर तुम्हारा सराउंडिंग बहुत ही साफ सुथरा रहेगा, ओके, वहां पर जो है तुम साफ पानी ले रहे हो, साफ खाना ले रहे हो, तुम्हारे सराउंडिंग में किसी भी तरीके का जो है पानी जमा नहीं है, तो वहां पर मच्छर भी नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, तो ऐसे चीज जो है यहां पर बिल्कुल तरीके से नहीं होंगे, तो क्या होगा वहां पर डिजीज जो है बहुत कम हो जाएंगे। ओके, यहां पर डिजीज जो है बहुत कम हो जाएंगे। पुअर सैनिटेशन अगर रहता है, अगर तुम सही से साफ सफाई नहीं रखते हो तो वहां पर डायरिया होने का चांस है, टाइफाइड होने का चांस है, कोलरा होने का चांस है। एग्जांपल के तौर पे कहा गया है कि लेक ऑफ टॉयलेट इन रूरल एरिया हायर वर्म इन्फेस्टेशन, मींस अगर जो है ऐसे सोसाइटीज हैं जहां पर जो है सही तरीके से टॉयलेट्स नहीं होते हैं, है ना, जो शौचालय होता है वो नहीं होता है, तो वहां पे वर्म इन्फेस्टेशन जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो पेट में जोक होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके जो एग होते हैं वो वाटर के माध्यम से या फिर किसी और फूड के माध्यम से जो है वो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहां पर फिर से जो है डिवाइड करना शुरू कर देता है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है फूड हैबिट। एक इंसान का फूड हैबिट क्या है वो भी जो है उसके कल्चर ही डिसाइड करता है, तो स्ट्रांगली लिंक्ड विद कल्चर, रिलीजन एंड ट्रेडिशन। एक इंसान कौन से कल्चर से आया है, कौन से रिलीजन का है और किस ट्रेडिशन को वो फॉलो करता है, ये डिसाइड करेगा कि वो इंसान क्या खाएगा, और उसी से डिसाइड होगा कि उस इंसान का हेल्थ कैसा रहेगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे कहा गया कि हिंदू अवॉइड बीफ ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ। हिंदू जो है क्या करता है, अपने गौ को जो है वो माता के समान मानता है, उसको पूजता है, इसलिए वो बीफ नहीं खाता है। बहुत सारे ऐसे भी हिंदू हैं जो बिल्कुल भी नॉनवेज को नहीं खाते हैं, वो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं। जैनिज्म वाले होते हैं बिल्कुल भी तरीके से वो किसी भी तरीके के नॉनवेज को नहीं खाते हैं, किसी भी तरीके के लोगों को मारते पीटते नहीं है, उसी तरीके से बौद्धिज्म भी होता है। ओके, अब यहां पर मुस्लिम होते हैं वो अवॉइड करते हैं पोर्क को, एक्चुअली वो तो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन जो शुअर का मीट होता है, जो पोर्क होता है, उसको नहीं खाते हैं क्योंकि जो है इसका मनाही है उसके रिलीजन में। तो वो जो है यहां पर जो अलग तरीके के कल्चर, रिलीजन एंड ट्रेडिशन के माध्यम से जो है अपने बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट यहां पर हो रहा है कि वेजिटेरियन में अवॉइड ऑनियन गार्लिक ड्यू टू स्पिरिचुअल रीजन। बहुत सारे जो है वेजिटेरियन ऐसे भी है जो कि गार्लिक और ऑनियन को भी नहीं खाते हैं, प्याज और लहसुन को भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो है
गलत है या हमारे धर्म के अनुसार से जो है इसको नहीं खाना चाहिए। जैनिज्म वाले भी जो है नहीं खाते हैं। एक्चुअली में इसका रीजन क्या होता है कि जब गार्लिक और लहसुन खाते हैं तो यहां पर जो हमारे जो बॉडी का तमोगुण है, तमोगुण का मतलब क्या होता है, जो अंदर का जो एनर्जी होता है, सेक्सुअल एनर्जी होता है, वो हाई नहीं होता है, बिल्कुल भी एकदम धीमा हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, हमारा दिमाग जो है इधर उधर भटकता नहीं है। खैर जो भी रीजन हो, जिस भी तरीके के रीजन हो, यहां पर जो वेजिटेरियन है वो इसको अवॉइड कर रहे हैं। ओके ये क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है वो इंसान किस कल्चर से आया है, वो किस रिलीजन से आया है और वो किस ट्रेडिशन को फॉलो करता है। ओके अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहेंगे, वो अलग अलग तरीके की चीज को जो है फॉलो करेंगे। दिस हैबिट अफेक्ट न्यूट्रिशन स्टेटस एंड हेल्थ, और यही सारे जो हैबिट्स हैं वो इंसान के न्यूट्रिशन स्टेटस को इफेक्ट डालते हैं, उसके हेल्थ को इफेक्ट डालते हैं। ओके अब यहां पर कह रहा है कि ओवर ईटिंग फ्राइड फूड ओबेसिटी, अगर एक इंसान जो है लगातार जो है तला भुना खाना खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, तो क्या होगा, वो मोटापा के ग्रसित हो जाएंगे, उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो फास्टिंग प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा करता है, हो सकता है कि वीकली जो है 2-3 दिन जो है वो फास्टिंग कर रहा है, तो यहां पर जो है माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे, उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी क्योंकि वह प्रॉपर तरीके से जो है फूड को नहीं ले रहा। ओके तो यहां पर जिस तरीके के हैबिट्स होंगे, जिस तरीके की ट्रेडिशन से लोग आएंगे, उस हिसाब से जो है उसका हेल्थ में इफेक्ट अलग अलग तरीके से पड़ेगा। ओके अब यहां पर नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ MCH कस्टम्स। अब यहां पर कह रहा है कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो वहां पर इंसान किस कस्टम से आया है, किस तरीके के सोच को रखता है, वहां से जो है यहां पर इफेक्ट पड़ेगा कि मां और बच्चे का जो है हेल्थ कैसा होगा। यहां पर कहा क्या, गुड प्रैक्टिस की जब बात करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग, अगर एक मां जो है अपने बच्चे को जो है सही तरीके से दूध पिलाती है, स्तनपान करवाती है, तो उसका इम्यूनिटी जो है सही तरीके से मजबूत होगा, स्ट्रांग इम्यूनिटी होगा उस बच्चे का। लेकिन अगर नहीं करवाती है तो उसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑयल मसाज एंड सन एक्सपोजर जो होता है स्ट्रांग बोन्स एंड स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ओके तो बहुत सारे गांव में तुम देखे होगे कि जो बच्चे होते हैं उसको जो है जो मॉर्निंग वाला जो सनलाइट होता है वहां पर छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां पर बच्चे के स्किन में जो है विटामिन डी जाएगा, और विटामिन डी अगर सही तरीके से रहेगा तो जब वो दूध पिएगा तो वहां से कैल्शियम अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, कैल्शियम अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगे तो बच्चे का बोन का विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा और बोन जो है और भी ज्यादा मजबूत होगा। ओके फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो है हम लोग स्किन का मसाज करते हैं तो वहां पर स्किन हेल्थ भी जो है बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि वहां पर एक प्रेशर पड़ रहा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हार्मफुल प्रैक्टिस क्या है, तो यहां पर कहा गया विथ होल्डिंग कोलेस्ट्रम, बहुत सारे ऐसे माँ होते हैं कि जो अपने बच्चे को जो है पहला वाला जो दूध होता है, पीला वाला जो दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो नहीं पिलाते। क्यों नहीं पिलाते हैं, तो ऐसा माना जाता है उसके कल्चर में कि ये जो होता है डर्टी मिल्क होता है, ये येलो वाले जो मिल्क होते हैं, जो फर्स्ट मिल्क होते हैं माँ का जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो डर्टी होते हैं, उसको नहीं पीना चाहिए। और अगर जो है ऐसा कल्चर में ये माना जाता है तो इन्फेंट डिप्रिव्ड ऑफ फर्स्ट इम्यूनिटी, जो बच्चे होते हैं उसको इम्यूनिटी नहीं मिल पाता है। तो एकदम ये बात ध्यान रखना है, चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़के हो, तुम्हारा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानना जरूरी कि जब भी एक बच्चा होता है तो वहां पर जो माँ का पहला दूध होता है एकदम से कम 6 महीना तो पिलाना ही चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और 6 महीने का बात छोड़ दो, जो शुरुआत वाला जो मिल्क होता है 4 से 5 दिन वाला, 6 दिन वाला जो कि येलो मिल्क होता है, उसमें बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं और बच्चे के इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट चीज वो है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाइजीन का मतलब क्या हो गया, साइंस ऑफ हेल्थ एंड डेली प्रैक्टिसेस। तुम अपने हेल्थ का ख्याल किस तरीके से रख रहे हो, तुम्हारा डेली प्रैक्टिसेस कैसा है और उसके पीछे तुम किस तरीके से चीजों को कर रहे हो, दैट्स ऑल आर द साइंस। ओके किस साइंस की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है अपने आप का ख्याल किस तरीके से रखते हैं। क्या हम सुबह जब सो के उठते हैं तो अपने आप को ब्रश करवाते हैं या फिर नहीं करवाते हैं, अच्छे तरीके से बाथिंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, दैट्स ऑल आर द साइंस। और यहां पर इसी को बोला जाता है हाइजीन। अब यहां पे कहा गया एग्जांपल के तौर पे ऑयल बाथ इन इंडिया। इंडिया में बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ऑयल बाथ करते हैं,
तेल से नहाते हैं क्या? तो इसमें इस तरीके से नहीं होता है। बहुत सारे गांव में तुमने देखा होगा कि जो ठंड के समय होते हैं वहां पर नहाने से पहले जो है ऑयल का मसाज करते हैं। ऑयल का मसाज का मतलब क्या होता है कि पूरे बॉडी में जो है ऑयल को लगाते हैं और अच्छे तरीके से मसाज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सरकमशन इन मुस्लिम। जो मुस्लिम होते हैं वो सरकमशन करवाते हैं, मींस जो उसका पेनिस होता है उसके आगे वाले जो स्किन होते हैं उसको कट करवा लेते हैं। तो ऐसा जो है मुस्लिम लोग करवाते हैं, लेकिन हिंदू नहीं करवाते हैं, या फिर सिख नहीं करवाते हैं, ईसाई नहीं करवाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है, अगर साइंटिफिकली तरीके से देखें तो ये रिड्यूस करता है इंफेक्शन को, रिस्क ऑफ इंफेक्शन को जो है ये रिड्यूस करता है, क्योंकि जो स्किन के अंदर वाला पार्ट होता है वहां पर जो है गंदगी जम जाता है, लोग उसको सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं, तो वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चूंकि जो है मुस्लिम जो है उसको कटिंग करवाए रहते हैं, आगे वाले स्किन को कट कर दिया जाता है, तो वहां पे गंदगी का जमाव नहीं होता है, और गंदगी का जमाव नहीं होगा तो वहां पर जो है इन्फेक्शन नहीं होंगे। तो ये भी जो है एक अच्छे तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये मुस्लिम में किया जाता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ हाइजीन का ध्यान रखते हैं। स्किन इन्फेक्शन, वर्म इन्फेस्टेशन एंड डेंटल केरीज। अगर जो है हम लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ पर लेकिंग होगा, यहाँ पर स्किन इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे, वर्म इन्फेस्टेशन होने के चांस रहेंगे, डेंटल केरीज होने के चांस रहेंगे, तुम्हारे दांत जो है सड़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि तुम अपने दांत को साफ नहीं कर रहे हो। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें देखने को मिल रहा है सेक्स एंड मैरिज कस्टम। और अलग अलग कस्टम है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग तरीके के कल्चर हैं, वहां पर जो है सेक्स एंड मैरिज के तरह के रूल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। यहां पर कह रहा है कि सेक्सुअल एंड मैरिज प्रैक्टिसेस आल्सो इन्फ्लुएंस हेल्थ। एक इंसान का हेल्थ जो है इससे भी इन्फ्लुएंस होता है कि वो किस तरीके के सेक्सुअल एंड मैरिज प्रैक्टिस को मानते हैं। अब यहां पे सबसे पहले कह रहा है कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, एक तरीके का जो है धर्म होता है, वहां पर जो एक तरीके का जो है मान्यता है कि नो इंटरकोर्स फॉर 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। जब जो है मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसके बाद के जो 7 दिन हैं उस 7 डे में जो है किसी को इंटरकोर्स नहीं करना होता है। इंटरकोर्स का मतलब होता है कि पेनिस का विड्रॉल इन द वेजाइना, वहां पर जो है सेक्स नहीं करना होता है। तो ऐसा उनका मानना है। तो ऐसे में क्या होगा, फैमिली प्लानिंग यहां पर इंपैक्ट होते हैं। वो जो 7 डेज होता है वो सेफ पीरियड होता है जहां पे प्रेगनेंसी होने के चांस जो है बहुत कम होते हैं। और अगर इंसान जो है मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है 7 डेज कुछ नहीं करता है और उसके बाद अगर कोई भी चीज करेगा तो वहां पर चांस होंगे कि वो महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर होता है इंडिया की। जब बात करते हैं तो अर्ली मैरिज मीन जो है मैरिज के पहले जो है चाइल्ड मैरिज या फिर नाउ रिड्यूसिंग, अब जो है वो रिड्यूस हो गया है। पहले जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको ही शादी कर दिया जाता था। तो रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड पुअर चाइल्ड हेल्थ जो है यहाँ पर देखने को मिलते थे। मीन जब भी जो है वो प्रेग्नेंट होती थी तो बच्चा देते समय जो है उसका डेथ हो जाता था, क्योंकि उसका बॉडी का अभी तक विकास नहीं हो पाया है। या फिर जो है पुअर चाइल्ड हेल्थ, जो बच्चे होते थे उसका हेल्थ बहुत कम होता था। ओके, तो तुम ही मान लो कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है जो कि 12 साल का है, 15 साल का है, अगर उसका जो है शादी करवा दिया जाए और 1 साल के अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो जब जो है वो बच्चे को जन्म दे रही होगी, क्या वो उतना दर्द को सह पाएगी, या फिर उसका बॉडी का उतना विकास हुआ है कि वो जो है एक और नए जन्म को दे सके। ओके, तो अगर जो है उसके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, अपने बच्चे को सही तरीके से पोषण नहीं दे पा रही है, तो उसका बच्चा क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, और वो भी जो है कमजोर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोकल मैरिज कस्टम इन हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हायर स्टडी ड्यू टू सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। और यहां पर जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर लोकल मैरिज कस्टम है। तो इस कारण से क्या देखने को मिलता है, मींस जो क्या कहते हैं, जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, वो अपने अगल बगल ही शादी कर लेते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि हायर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि उसका जो सेक्सुअल प्रैक्टिस होता है वो गलत तरीके से होता है। आई डोंट नो किस तरीके से ये चीज लिखा गया है हिमाचल प्रदेश के बारे में, लेकिन ये बुक का पार्ट था तो मैंने यहाँ पर जो है डाला है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है, जिस टॉपिक का नाम है समरी इन सिंपल वर्ड। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको जो है एक तरीके से समराइज करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया कि डिजीज इज इक्वल टू मोर देन अब्सेंस ऑफ हेल्थ। डिजीज का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक इंसान का हेल्थ जो है अच्छा ना हो।
ओके सिर्फ इतना सा मतलब नहीं होगा, इंसान के अंदर कॉजेस होने चाहिए, इंसान के अंदर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होने चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स दिखने चाहिए और बहुत सारे चीज जो है वहां पे होने चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि उसको डिजीज हुआ है। ए कंडीशन विद कॉजेस, ए कंडीशन विद प्रोसेसेस, ए कंडीशन विद सिम्टम्स, तब वो कहलाएगा डिजीज। नेक्स्ट आप कह रहा है कि हेल्थ एंड डिजीज एग्जिस्ट ऑन ए स्पेक्ट्रम। जो हेल्थ एंड डिजीज होते हैं वो एक स्पेक्ट्रम पर जो है लाई करते हैं। एक तरफ जो होता है इलनेस होता है, एक तरफ जो होता है वो वेलनेस होता है, और फुल हेल्थ टू सीरियस डिजीज जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। मींस फ्रॉम फुल हेल्थ टू सीरियस डिजीजेस, मींस जो है एक इंसान जो है पूरा हेल्दी है, अगर वो सही तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता है, अच्छे तरीके से अपने लाइफ को हाइजीन मेंटेनेंस नहीं करता है, तो वो जो है फिर सीरियस डिजीज में चला जाएगा। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि कल्चरली डीपली शेप हेल्थ एंड डिजीज, एक इंसान का जो कल्चर होता है वो उसके हेल्थ एंड डिजीज को डीपली तरीके से शेप करता है, क्योंकि उसका बिलीफ, उसका फूड, उसका हाइजीन, उसके मैरिज, उसके कस्टम, ये सभी जो है इफेक्ट करते हैं कि वो डिजीज होगा या फिर नहीं होगा, किस तरीके से ट्रीटमेंट करवाना है और किस तरीके से प्रिवेंट करना है। अगर वो मानते हैं कि ये सारे चीज जो है सुपर नेचुरल कारण से हुआ है, वो उसका इलाज नहीं करवाएंगे और वेट करेंगे कि ये अपने आप जो है ठीक हो जाएगा, जब जो है हमारे देवता, हमारे जिन जो है प्रसन्न हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया है, वन पर्सन में ट्रीट फीवर विद पैरासीटामोल। एक इंसान है जो कि अपने फीवर का ट्रीटमेंट जो है पैरासीटामोल से करता है, व्हाइल अनदर में गो टू टेंपल और हीलर। वही जो है जो दूसरे वाले लोग हैं वो टेंपल जाएंगे या फिर हीलर के पास जाएंगे कि वो उसके बुखार को खत्म कर देगा, डिपेंडिंग ऑन कल्चरल बिलीफ। और ये जो है डिपेंड करता है कि उस कल्चर का बिलीफ कैसा है। ओके तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर वो टेंपल में जाते हैं और अगर उसको बिलीफ होता है ना, अगर उसको बिलीफ होता है तो इस तरीके से जो है साइकोलॉजिकल चीजें काम करती है और कभी कभी ठीक हो जाता है। और अगर कभी कभी ठीक हो जाता है तो इंसान को लगता है कि यह हमेशा जो है काम कर जाएगा। ओके तो मेनली तरीका क्या होता है, उसके कॉजेस को पहचानना, किस कारण से हुआ है, किस बैक्टीरिया से हुआ है, क्या रीजन है, और अगर जो है हम लोग उस रीजन को जान गए तो हम लोग जो है उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कर देंगे। अगर बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल देंगे, अगर वायरस के कारण हुआ है तो एंटीवायरल मेडिसिन देंगे और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ओके तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा मेनली रूप से कंसेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में, क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उस सभी को जो है नीचे क्या करना है, वो कमेंट में लिखना है और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है ये नर्सिंग फाउंडेशन समझ में नहीं आ रहा है या फिर जिसको इसका जरूरत है, और इस क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू।